तो ये कथन किसने कहा है? ये चिंतन धारा या चिंताधारा बुक में लिखा हुआ है, तो इसकी कोई बात नहीं है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन बता देंगे आपको, लेकिन आपको पूरी क्लास जरूर देखनी है ताकि आपको पूरा फायदा मिले। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति आंदोलन के उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। वो ये मानते थे कि भक्ति में लोग इसलिए जुटे क्योंकि चारों तरफ से जब इस्लामी आक्रमण हो रहे थे तो लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, और उन्होंने भगवान के भक्ति का मार्ग अपनाया। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। अगर आपको रामचंद्र शुक्ल जी की बुक अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, आपके पास नहीं है, तो आप मेरी क्लासेस ज़रूर देखें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैं पढ़ाती हूँ। वैसे हम सीधा बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 5:30 बजे वो डेली आती है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि हम आलोचना पढ़ रहे हैं, तो ये आलोचना की है। लेकिन जब क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन सी गद्य विधा है, और बहुत 2-4 क्वेश्चन तो हर पेपर में ऐसे पूछ ही लिए जाते हैं कि इसकी विधा क्या है, जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक है नामवर सिंह, ठीक है, इनका नाम में याद रखना है। दूसरी परंपरा की खोज किसने की थी? तो नामवर सिंह ने की थी। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग एक इसकी ये कृति है। छायावाद 1955 में लिखा था। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में आया था। वाद विवाद संवाद 1989 में लिखा था, और आलोचक के मुख से 2005 में। ठीक है, ये इनकी सारी पुस्तक हैं जो कि किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनका ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, नहीं भी लेना है तो आप इनकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कर देना कि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए। मैसेज यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख देना, वही मैसेज होता है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, है कथन किसका है? हमें जब हम नाटक लिखते हैं तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। ये किसका कथन है ये हमें बताना है। तो ऐसा किसने बोला था? ये बोला था जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी यहाँ पर व्याख्या नहीं है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन से हैं? तो रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रामचंद्र शुक्ल जहाँ पे आ जाता है तो बच्चे समझते हैं इन्हीं से आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। रामविलास शर्मा जो हैं ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं, जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है। उसी के आधार पर साहित्य की इन्होंने परख की थी। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों में कृति भी लिखी है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना इस नाम से पुस्तक लिखी थी, वो रामविलास शर्मा ने लिखी थी, इसको भी आपको याद रखना है। त्रिवेणी, त्रिवेणी एक पुस्तक का नाम है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ये जो त्रिवेणी पुस्तक है ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, त्रिवेणी नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये त्रिवेणी में तीन महाकवियों की समीक्षा की गई थी। वो 3 कवि कौन कौन से हैं? तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। इन तीनों को इन्होंने अपनी त्रिवेणी की पुस्तक में रखा है। ठीक है, त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों जायसी, सूर और शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। ज्ञातव्य है कि 200 आचार्य शुक्ल ने
एक मिनट, यहाँ पे 200 नहीं आएगा, ये कहीं से वैसे ही चिपक गया फालतू का। ठीक है, ज्ञातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की थी। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला था। ठीक है, कबीर को इतना अच्छा स्थान उन्होंने नहीं दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, इनको स्थान दिया है कबीर नाम की एक पुस्तक लिख करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने तुलसी, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी को अपनी पुस्तक में रखा है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, सांकरतैन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये सब इनकी आलोचना विधा की पुस्तक है, इनको भी याद रखना है। इनकी दूसरे जो रचना है वो देख लेते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, श्रीश के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल, ये सभी हजारी जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा चिंतामणि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। तो दो लोगों की रचनाएं यहाँ पर आप देख सकते हो। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण साइयर, रामविलास शर्मा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, रामविलास शर्मा ने लिखा था भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इनसे देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां इन्होंने लिखी हैं। आप चाहें तो साथ के साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरह की व्याख्या क्लास से आपके नोट्स बन जाएंगे। एक तरीके से ये थ्योरी मतलब कंटेंट आपको दिया हुआ है, इससे आपके अच्छे से नोट्स आप बना पाओगे। कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये सारी जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं? तो नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा तीनों हैं, लेकिन जो विजयदेव नारायण साई हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, नरेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह एवं डॉक्टर देवराज, ये हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक में इन सब का नाम आपको लिख लेना है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इनमें से कौन सी कृति है? इनकी रचनाएं अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें से शायद मुझे लगता है अभी हमारे कुछ जो आलोचनाकार हैं वो अभी रह गए हैं। तो अभी हम क्या है, आलोचक रह गए हैं, तो उन पर हम और व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर भी करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें 25 क्वेश्चन है, लेकिन 25 का कम से कम 100 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ोगे तो अच्छे से पूरी क्लास देखना। कृति के लेखक रामविलास शर्मा कौन से हैं? तो ये है भाषा और समाज। ठीक है, भाषा और समाज, ये तीनों भी अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, अगर आपको ध्यान हो तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक दे रखे हैं, है ना। और भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये कथन किसके संबंध में है? जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कर लिया था, वैसे ही किसने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त करवाया है? तो ये करवाया है डॉक्टर रामविलास
शर्मा जी ने। ठीक है, इनके बारे में एक कथन है। इनकी यहाँ पर आप कृतियाँ दोबारा से दे रखी हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती है ना, वैसे तो रिपीट करने में आप ही की भलाई है, याद हो जाते हैं अच्छे से। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र ये किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी की। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है अरस्तु का काव्य शास्त्र। यहाँ पर और भी इनके ग्रंथ देख लेते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत नामक कृति इन्होंने लिखी है। रीतिकाल की भूमिका, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नई संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने की है। काव्य में रूप सिद्धांत और अध्ययन, गुलाब राय का आलोचना ग्रंथ है। रस मीमांसा, बिरमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी, ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद, ये सभी शुक्ल जी की रचना है। कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, ये सभी नामवर सिंह की कृति हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान ये किसने लिखे हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने ये लिखा है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इनकी ये कृतियाँ हैं जो कि बार बार आ रही हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, वैसे तो आप इनको दोबारा से पढ़ सकते हो। डॉक्टर नगेंद्र की कृतियाँ भी यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, एक डॉक्टर देवराज, चलो एक बार देख लेते हैं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह की हैं। इसके अलावा यहाँ पर छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, ये डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृति हैं। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो 3 आपके यहाँ पर आलोचक हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नाम की एक समीक्षा पत्रिका निकलती थी, तो इसके संपादक कौन थे ये आपको याद बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह, बिल्कुल ए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह जो थे उन्होंने आलोचना नाम से एक पत्र भी निकाला था। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, शमशेर सिंह, ये सभी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उद्धायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक ग्रंथ कृतियों की रचना की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त डॉक्टर नामवर सिंह ने आलोचना नाम एक पत्रिका भी निकाली थी, और आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक थे शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रस मीमांसा, तो ये किसने लिखी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है ये। और इनकी शुक्ल जी की और पुस्तक यहाँ पर आप देख सकते हो। रस मीमांसा, चिंतामणि भाग फर्स्ट और सेकंड इन्होंने निकाला था। बिरमर गीत सार भी इन्होंने लिखा था। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, ये सभी इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इसके अलावा रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र की हैं। आगे और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डॉक्टर रामविलास शर्मा की दे रखी हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखा है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता, तो ये प्रगतिवाद कहा जाता है। ठीक है, मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति ये प्रगतिवाद में होती है, इसको जरूर आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अनुप्राणित है। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की जो मूल चेतना है वो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अनुप्राणित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 में एम फॉरेस्टर के
सभापतित्व ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ के अंदर हुआ था। यानी कि प्रगतिवाद का सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी ये संस्था, किसने खोली थी यहाँ पर? तो सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद दोनों ने उसकी पहली प्रगतिवाद से संबंधित जो शाखा थी इसकी अध्यक्षता सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी बने थे, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये सभी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनको आप देख लीजिएगा। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा के हैं? किस ग्रंथ के लेखक हैं जो रामविलास शर्मा हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला, आत्महंता, आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत नाम से लेखक किसने लिखा था? तो ये लिखा था डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने। हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनके यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इस क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान किया था और व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के उनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां यहाँ पे आप देख सकते हो। सुमित्रानंदन पंत, साकेतिक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, छात्र की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी भूमिका की प्रवृत्तियां और शैली विज्ञान। एक मिनट, ये यहाँ पर शैली विज्ञान तो नहीं है, कौन सा हम पढ़ रहे हैं? प्रवृत्तियाँ, ये शैली विज्ञान है भाई, सेती नहीं है, शैली विज्ञान। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता की रिवे प्रवृत्तियाँ, कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं ये, मुख्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, काव्य बिंब तथा साहित्य का समाजशास्त्र। ठीक है, ये सारे इनके ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। प्रगतिवाद, अगर आलोचना से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम में, तो वो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, और कहीं बाहर से नहीं आने वाला। प्रगतिवाद किसकी कृति है ये आपको बताना है, शिवदान सिंह चौहान। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन ए ही है, इसमें शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक आपको ज़रूर कर देना चाहिए, है ना। सारे बच्चे लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना, सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मुझे भी काफ़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना। और मैं तो बहुत अच्छा एक आपके लिए मतलब और भी बहुत कुछ करने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके लिए बहुत सारा क्या है कि मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की। चलते हैं आगे, हेल्प इतनी सी कर दो अभी आप, क्या कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो भाई। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक यानी कि शिवदान सिंह चौहान की एक कृतियाँ हैं जो आपको लिखनी है अपने एक डायरी वगैरह जो भी है आप बना लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए। प्रकाश चंद्र गुप्त की भी देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं, ये डॉक्टर देवराज की कृतियाँ हैं। इसके अलावा नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा, ये प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना है। ठीक है, जबकि नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य, ये अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे का नाम था। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? यहाँ पर ये निबंध के नाम से पूछा गया है, लेकिन ये आलोचना के अंदर ही दे रखा है इसलिए हमने ले लिया। ये दिनकर जी की है, रामधार सिंह दिनकर ने लिखा था, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और इनके दूसरे जो ग्रंथ है वो भी देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य,
ये इनके निबंध ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर के एक क्वेश्चन है जो निबंध से आ गया है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने की है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के इतिहास की संज्ञा प्रदान की। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। महाकवि सूरदास, ये किसकी आलोच्य कृति है? अभी सूरदास नाम से तो हम ऊपर पढ़ चुके थे। ये महाकवि सूरदास, देखते हैं क्या ये उन्हीं की है जिन्होंने सूरदास लिखा है? तो नहीं, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, महाकवि सूरदास किसने लिखा है? तो ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। इनकी अन्य ग्रंथ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास। आधुनिक साहित्य अलग है और महाकवि सूरदास अलग है। महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत। रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नए साहित्य नए प्रश्न। ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। और आगे ये शुक्ल जी की हैं जो आपको पढ़ लेनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारे यहाँ पर कौन सा आंसर है जो सही हो जाएगा? रामविलास शर्मा ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया था हमारा ऊपर, और इसमें 3 भाग हैं जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? निराला की साहित्य साधना तो ये रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। बहुत देर से हम इनको पढ़ रहे हैं, है ना। इतने में क्या है कि हम आपको क्लास में ही सारी जो विधाएं हैं वो याद हो जानी चाहिए। 2-3 बार आप मतलब वीडियो को भी देख लेंगे ना तो भी आपको जो कृतियां हैं वो याद हो जाएंगी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं जो काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर, बाज भी, कपोत भी और पपिया भी, इसके रचनाकार कौन है? कबीर कौन है? बाज, कपोत और पपिया तीनों बता दिया किसने? धर्मवीर। ये डॉक्टर धर्मवीर का ग्रंथ है। ठीक है, ये धर्मवीर का ग्रंथ है, वो धर्मवीर भारती नहीं है। ठीक है, ये धर्मवीर अलग हैं, डॉक्टर धर्मवीर के नाम से जाने जाते हैं जो आलोचक थे। तो हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई आपको आपकी विद्या की कसम है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, अगर सुन रहे हो तो ज़रूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। यहाँ किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है ये बताना है हमें। क्या ये प्रेमचंद की है, शरत चंद्र, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला जी? तो सभी को पता होगा इसके बारे में। तो ये शरत चंद्र जी की जीवनी है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे लिखने वाले कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं और लिखी है ये शरत चंद्र के आधार पर। ठीक है, शरत चंद्र का इसके आधार पुरुष हैं, ये ध्यान रखना है। और ये एक बांग्ला साहित्यकार थे। जो शरत चंद्र थे ये बांग्ला साहित्यकार थे, ये भी ध्यान रखना है, बांग्ला साहित्यकार। ठीक है, शरत चंद्र काफ़ी अच्छे बांग्ला साहित्यकार हैं। हम इतना इनको नहीं जानते लेकिन बांग्ला भाषा में लिखते थे। अब इतनी चीज़ें आपको बस इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और शरत चंद्र के 1-2 ग्रंथ भी हैं, वो अलग से हम किसी और में पढ़ेंगे। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही ये जीवनी किसकी है ये बताना है। निराला, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या रामचंद्र वर्मा? तो कलम का सिपाही आपसे पूछ रहा है ये किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, कलम का सिपाही। ठीक है, इससे मिलते जुलते एक आधा और क्वेश्चन है, उनको हम बाद में देख लेंगे। और ये लिखने वाले इसे कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी के जो पुत्र थे इनके अमृत राय।
ठीक है, अमृत राय, उन्होंने अपने पिता के जीवन पर ये जीवनी लिखी थी। कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही नाम आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, मनीषी की लोक यात्रा। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, निराला, कविनाथ गोपीराज या फिर शरत चंद्र। तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हमारा नाम क्या आएगा? कविनाथ गोपीराज, ठीक है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है ये। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, भगवती प्रसाद सिंह, ठीक है, भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा था। मनीषी की लोक यात्रा नाम से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? देखो, गांधी जी के आधार पर 8-10 जीवनी है जो अलग अलग विद्वानों ने लिखी हैं। 2-4 हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको बताना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है। बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी, ये सभी जीवनी है जो महात्मा गांधी के जीवन पर ही आधारित हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उन्होंने लिखा था श्री गांधी के नाम से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, श्री गांधी। गणेश है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? किसी भी काम को काम की शुरुआत करने के लिए, है ना, या उसका श्री गणेश करते हैं, हम करते हैं ना श्री गणेश, तो ऐसे करके आप याद रख लेना। श्री गांधी सबसे पहले किसने लिखा था? तो श्री गणेश किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बाकी को भी हम पढ़ेंगे आगे, इसके इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है यहाँ पर। अमृत राय, घनश्याम दास बिरला, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। घनश्याम दास बिरला की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 जीवनी लिखी थी, गांधी जी के जीवन पर ही आधारित लिखी थी। बापू जो लिखी थी ये लिखी थी 1940 ईस्वी में, ठीक है, और मेरे जीवन में गांधी जी, एक और इन्होंने जीवनी लिखी थी, मेरे जीवन में गांधी जी, मेरे जीवन में गांधी जी, मेरे जीवन में गांधी जी, इस नाम से भी इन्होंने लिखी थी 1975 ईस्वी में, ठीक है। ये कब लिखी थी? 1975 में लिखी थी। तो घनश्याम दास बिरला की दोनों जीवनी आपको याद रखनी है जो कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित हैं। अकाल पुरुष गांधी, इस जीवनी की रचना किसने की है? अकाल पुरुष गांधी, ठीक है, ये भी गांधी के जीवन पर ही आधारित है। तो इसे किसने लिखा है हमें बताना है। जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी के नाम से लिखी है और ये लिखी थी 1948 ईस्वी, ठीक है, 1948 ईस्वी में ये जीवनी प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, शिखर से सागर तक, ये किस रचनाकार की जीवनी है? ये देखो, अभी हमारी क्या है, उपन्यास, जो बड़ी बड़ी गद्य विधाएं थी वो हम पढ़ चुके हैं। 3-4 वीडियोस में हमारी एक जो विधा है वो कंप्लीट हो गई थी। कहानी, निबंध, उपन्यास ने और नाटक, इसके अलावा आलोचना भी हम पढ़ चुके हैं 2 क्लासेस में। और जो जीवनी है वो आज की इसी क्लास में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम जो कल पढ़ेंगे आत्मकथा पढ़ेंगे, है ना, तो एक एक करके हम इन गद्य विधाओं को फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद हम सीधा और भी जो हमारी हिंदी साहित्य है उस पर रिवीजन करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो सारी देखा करिए, कंप्लीट देखा करो वीडियोस को भी, क्लासेस कंप्लीट लिया करो ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। शिखर से सागर तक की ये किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, तो ये हमें बताना है। शिखर से सागर तक ये अज्ञेय जी की जीवनी है, ठीक है, ये अज्ञेय जी की जीवनी है और इसे लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं राय कमल राय, ठीक है, राय कमल राय, ये इनका नाम है, राय कमल राय, ठीक है। शिखर से सागर तक ये अज्ञेय की जीवनी है, ये आपको याद रखना है। मिला तेज से तेज, ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हम जीवनी पढ़ रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा ये जीवनी है, लेकिन ये अलग से अगर आपको आएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि किस विधा की रचना है, क्योंकि विधाएं भी पूछी जाती हैं, है ना, विधाओं के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जो कि किसने लिखी थी? उनकी बेटी ने लिखी थी, जिनका नाम था सुधा चौहान, सुधा चौहान, इसकी लेखिका का नाम तो है सुधा चौहान, ये आपको याद रखना है, ये इनकी बेटी थी। मिला तेज से तेज, ये इसमें
खाली ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी नहीं है, बल्कि दोनों माता पिता, जो सुधा चौहान थी उनके दोनों माता पिता की जीवनी इसमें उन्होंने रखी है। मिला तेज से तेज, यानी कि उनके मम्मी और पापा दोनों ही तेज थे, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी आपने देखा होगा, बहुत सारा जो काव्य भंडार है, और वो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने, जो वीर वीर का रस में लिखे थे इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय लेखिका थी। और सुधा चौहान ने इनकी जीवनी लिखी थी अपने माता पिता दोनों के आधार पर। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है, ये बताना है। राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, एक कल कहाँ से आ गया, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये लिखा था राधा कृष्ण दास ने, ठीक है, बाबू राधा कृष्ण दास ने लिखा था। और ये कब लिखा था? 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 ईस्वी में लिखा था। हाँ, ये जब लिखा था उस टाइम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि 1885 में ही उनका जो है यहाँ से बेचारे विदा ले गए थे। बहुत अल्पायु में ही, 35 वर्ष की केवल उनकी आयु रही है। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? एक और आ गई गांधी जी की जीवनी, जो कि महात्मा गांधी के नाम से लिखी गई है। तो इसके लेखक कौन है, ये हमें बताना है। रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से लिखी है रामचंद्र वर्मा ने, ठीक है, इन्होंने कोई हेर फेर नहीं किया। रामचंद्र वर्मा ने सीधा महात्मा गांधी नाम से ही लिख दिया, और ये लिखी थी 1919 ईस्वी में। 1919 ये वही समय है जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। इतिहास से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो रामचंद्र वर्मा ने उसी साल लिखी थी महात्मा गांधी। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमित चंद्र जैन या फिर मुक्तिबोध। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा, ठीक है। विष्णु चंद्र शर्मा ने क्या लिखा है? मुक्तिबोध की आत्मकथा, इसको याद रखना है। इनमें से कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है? तो रामविलास शर्मा भी है, अमृत राय है, विष्णु प्रभाकर है, लेकिन जो आगे है ना, उन्होंने किसी की जीवनी नहीं लिखी है, ये आपको याद रखना है। बाकी की जीवनी हम पढ़ चुके हैं। विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है शरद चंद्र की आवारा मसीहा के नाम से, और रामविलास शर्मा ने 2 जीवनी लिखी थी, एक तो निराला की साहित्य साधना, और एक लिखा था इन्होंने मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, ठीक है। और इसके अलावा अमृत राय ने अपने पिताजी का जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही, ठीक है। आगे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, रामविलास शर्मा के द्वारा 1969 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसी के कारण रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पर दिया गया था 1969 के अंदर। 69 में इन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी और आलोचना, दोनों ही माना जाता है इसको, क्योंकि हमने आलोचना में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था, उसमें भी दिया गया था और यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों में ये आता है। हालांकि ये पूरे जीवन पर आधारित है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। कौन सी कृति है जो कि जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्या या शिखर से सागर तक। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये शरद चंद्र की जीवनी है। कलम का सिपाही हम पढ़ चुके हैं, और शिखर से सागर तक आगे की जीवनी है। लेकिन जो अन्या से अनन्या है, अन्या से अनन्या, ये किसकी है? ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। इस तरह से आपको विधाएं याद होनी चाहिए। और ये आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान, ठीक है, प्रभा खेतान की है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जीवनी कहते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे जीवन के आधार पर अगर आप कोई भी कुछ लिखना चाहे और वो लिखे तो उसे कहेंगे जीवनी। अगर मैं अपने जीवन के आधार पर कुछ लिखना चाहूँ तो उसे कहेंगे आत्मकथा। इन दोनों विधाओं में भी आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़ियां या प्रेमचंद घर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कलम का मजदूर भी लिखी गई है, जीवनी है ये। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था। प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी प्रेमचंद की जीवनी है। लेकिन मेरी पत्नी और भेड़ियाँ, मेरी पत्नी और भेड़ियाँ, ये क्या है? ये आत्मकथा है, किसकी? धर्मवीर भारती की,
ठीक है, ये किसने लिखी है? धर्मवीर भारती की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। ऐसा नाम देना जरूरी था क्या? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो ये इसको हम पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद जी को कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कलम का मजदूर नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही दोनों एक ही इंसान के नाम पर लिखी गई हैं, और ये हैं प्रेमचंद जी, लेकिन इसे लिखने वाले लोग अलग अलग हैं। ठीक है, लिखने वाले अलग अलग हैं। कलम का मजदूर लिखा है किसने? मदन गोपाल ने। ठीक है, मदन गोपाल ने लिखा है। अमृत राय ने लिखा था सिपाही। अमृत राय ने अपने पिताजी को क्या बताया था? सिपाही बताया था। और मदन गोपाल ने क्या बताया था? मजदूर बताया था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्ट में बीती थी। मतलब बहुत बेचारे गरीबी से जूझते रहे। हमेशा उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, लेकिन एक मजदूर की तरह, है ना, मेहनत की, लेकिन फिर भी वो क्या है कि मतलब लास्ट तक वो बेचारे परेशान ही रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना, लेखक को कितना भी कुछ मेहनत कर लो कुछ मिलता नहीं है, लेखक की कला को कोई समझता ही नहीं है। तो ऐसा उन्होंने भी कहीं ना कहीं खुद से कहा था। तो मदन गोपाल इस चीज को और तो कोई देख नहीं पाया। मदन गोपाल किसको बोलते हैं? भगवान जी को, श्री कृष्ण को। ठीक है, और श्री कृष्ण ये सारी बातें अच्छे से देख रहे थे कि बेचारा कितना बिल्कुल एक मजदूर की तरह, मजदूर की भांति प्रेमचंद जी लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। तो मदन गोपाल ने लिखा था। जबकि अमृत राय ने अपने पिता को क्या बताया था? सिपाही बताया था। और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से एक उनकी जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद घर में, उन्होंने दुनिया को बताया था कि प्रेमचंद घर में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। तो इस तरह से देखो, आप ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। विश्लेषण भी जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी हैं। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा थम के दिल बैठ जाइए। इन क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं। इनके सब लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवनी लिखी है महात्मा गांधी के नाम पर, तो उनको हम जरूर देखेंगे। काका कालेलकर, सुशीला नायर, रोमा रोला या राम नरेश त्रिपाठी। तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये विश्व की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई अंग्रेज ही हो सकता है ना, जो विश्व की बात कर रहा है ना। अगर कोई भारतीय ये बात करता तो वो विश्व का थोड़ी ना बोलता, वो भारत के बोलता। तो रोमा रोला ने लिखी है विश्व के अद्वितीय पुरुष। इस विश्व को पकड़ लीजिएगा यहाँ से, और इस रोमा रोला को पकड़ लीजिए। इसके अलावा काका कालेलकर की अगर बात करें, तो इन्होंने इनकी जो जीवनी लिखी थी वो लिखी थी बापू की झांकियां नाम से। बापू की झांकियां। काका है ना, काका ने क्या निकाली? बापू की झांकियां निकाली थी काका ने। ठीक है, और सुशीला नायर की बात करें, तो सुशीला नायर जानती थी बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी। ठीक है, बापू के कारावास की कहानी कौन जानती थी? सुशीला नायर जानती थी, और कोई नहीं जानता था। राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें, तो इन्होंने कहा था, राम नरेश त्रिपाठी ने, गांधी जी कौन है? मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, गांधी जी कौन है? गांधी जी कौन है? गांधी जी कौन है, ये जो जीवनी है वो लिखी थी राम नरेश त्रिपाठी ने। राम नरेश गांधी जी को जानते ही नहीं थे। ठीक है, 1921 ईस्वी में आई थी ये। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, विश्व के आदित्य पुरुष किसने बताया था? रोमा रोला ने। काका ने निकाली थी झांकियां, और सुशीला नायर जानती थी बापू के कारावास की कहानी। राम नरेश जी कहते हैं कि गांधी जी कौन है मैं तो जानता ही नहीं हूँ। इस तरह से आप याद रखिए इनको। दुर्गादास नामक जीवनी के लेखक कौन है? दुर्गादास नामक जीवनी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, लेकिन इनको हम सबको अच्छे से देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है दुर्गादास, और ये कब लिखा था? 1938 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, 1938 ईस्वी में ये लिखा था। ब्रज रत्न दास की अगर बात करें, तो इन्होंने एक जीवनी लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। थोड़ा सा आप रुक जाना, भागना मत, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ में ही चार चार रख दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 में लिखा था। ठीक है, 1948। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें, तो इन्होंने एक जीवनी लिखी थी जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की इन्होंने जीवनी लिखी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, तो वैसे इनको कुल्ली भाट भी कहा गया है, निराला को, है ना, और इन्होंने कुल्ली भाट के नाम से जीवनी लिखी थी 1939 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप याद रखिए इनको। दुर्गादास जीवनी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। कविवर बिहारी लाल नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? कविवर बिहारी लाल
ये 1895 ईस्वी में आई थी, 1895 में। तो समझ सकते हैं आप उस टाइम पर कौन थे, तो राधा कृष्ण दास, ठीक है। मामा और फूफी के लड़के थे जो राधा कृष्ण दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है, इनका भी याद रख लेना। कवि वर बिहारी लाल 1895 में आई थी, राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई थी। अगर शिवनंदन साय की बात करें तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जीवनी लिखी थी हरिश्चंद्र नाम से, ठीक है, 1905 ईस्वी में, इसको भी आप याद रखिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखी थी हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, कोविद रत्नमाला, ठीक है, हिंदी कोविंद रत्नमाला। ये भाग 1 जो 1909 में चिंतामणि आई थी और भाग 2 1914, हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ, सबकी सब जो चिंतामणि भाग फर्स्ट और चिंतामणि भाग सेकंड था, उसमें जो भी जिनकी भी रचनाएं रखी गई थी, ये रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक थी, है ना। और उनमें एक एक पुस्तक में ही कई कई साहित्यकारों के बारे में लिखा गया था। उन सबकी जीवनियाँ किसने लिख दी, तो ये लिखी थी बाबू श्याम सुंदर दास ने, हिंदी कोविद रत्नमाला के नाम से। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको आप याद रखिए। और बाल मुकुंद गुप्त की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा था प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये 1907 में आया था, 1905 अलग है, 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1905 की अगर बात करें तो यह आया था हरिश्चंद्र, जो शिवनंदन साय ने लिखा था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, ये मुझे पता है ना। आपको शायद नहीं पता होगा, अभी आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो। और चलते हैं हम अपने, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। भाई इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो चलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय बाय।